तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस नए सेशन में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि संगीत शिक्षक भर्ती में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, उस सेट की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी हो या फिर एस्टेट ईएमआरएस, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। दोस्तों, सोमनाथ के अनुसार अगर मेलों की बात करें तो सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। तो मेल अगर बात कर ले तो सोमनाथ ने 23 मेल माने हैं। कितने? सोमनाथ के अनुसार 23 मेल हैं। ठीक है, सोमनाथ के अनुसार, यानी मेलों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर हमारा हो जाएगा 23। अगर 72 की बात कर ले तो ये जो है वेंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं दक्षिण संगीत पद्धति में? 72 मेल माने हैं। कौन? वेंकटमुखी। ठीक है, वेंकटमुखी जी, उनकी जो पुस्तक है वो कौन सा है? चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, वैसे संगीत की बात कर ले दक्षिणी संगीत की, तो उसमें 19 मेल होते हैं और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न का सही जवाब जो है 23। ये सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? 23। और सोमनाथ की अगर पुस्तक के बारे में अगर हम बात कर ले तो सोमनाथ की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? राग विबोध। राग विबोध। दोस्तों देखिए, आपको डिटेल्स में देखने के लिए आपको सेशन को देखना चाहिए, और अगर बस एक प्रश्न के साथ एक ही आंसर चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जीना नॉलेज के नाम से। टेलीग्राम जीना नॉलेज के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यह पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है। तो ऑर्केस्ट्रा की जो संज्ञा की हम बात कर ले तो वो किसे दी गई है? तो वो हो जाएगा आपका वृंदवादन। वृंदवादन जो है आपका ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वृंदवादन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 3 नंबर का है कि भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना है। देखिए बात कर लेते हैं कौन सा है? अंतर्गंधार स्वर की बात हो रही है। अंतर्गंधार तो किस ध्वनि पे माना है भरत ने? तो फटाफट इसका जो जवाब होने वाला है वो क्या होगा? 11वीं ध्वनि पे माना है। ठीक है, भरत ने अंतर्गंधार को 11वीं ध्वनि पर माना है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो अगर स्वरों की बात करें तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अगर बात करें तो टोटल कितने स्वर होते हैं? टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें कि आपके 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, 5 विकृत होते हैं, 5 विकृत और 7 आपका शुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पाश्चात्य संगीत के बारे में बात हो रही है तो इसमें कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, बिल्कुल 7 स्वर होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो वाद्य संगीत में जो उपयोग होता है यंत्र, उसकी जो व्यवस्था की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाद्य वर्गीकरण। उसको क्या कहा जाता है? वाद्य वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि राग के जाति का निर्धारण कैसे होता है। देखिए अगर बात कर लें राग के जातियों की, तो राग की कितनी जातियां मानी जाती है? तो जातियां जो है आपके कितनी है? जातियां राग के 3 मानी जाती है। कौन कौन से? एक हो जाता है आपका औडव, औडव, उसके बाद फिर आपका साडव, और एक हो जाता है आपका संपूर्ण। तो औडव, साडव, संपूर्ण, ये राग की 3 जातियां हैं। तो जातियां कैसे निर्धारित होती है? तो यह होती है आपके किस पे? स्वरों की संख्या पर। ठीक है, कब औडव होगा, कब साडव होगा, कब संपूर्ण होगा, तो ये स्वरों की संख्या पर ही तो डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए औडव, तो उसमें कितने, जब 5 स्वर लगेंगे तो क्या हो जाएगा? औडव हो जाएगा। 6 स्वर लगेंगे तो साडव हो जाएगा। अगर 7 लगता है तो क्या हो जाता है? संपूर्ण हो जाता है। तो ये स्वरों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों प्रश्न करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और बस मेरा मकसद भी यही रहता है कि थॉट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक थॉट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रश्न को आप याद करके यानी कि संजोग के नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए समझना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न है कि पखावज के स्वर को ऊंचा करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए पखावज वादक जो होते हैं, जैसे कि आपके पागलदास जो के हैं, क्या हैं? पागलदास, इनका नाम आता है
पखावज वादक के रूप में इनका भी नाम आता है। फिर आपके सिद्धार्थ शर्मा हो गए, ये सब क्या है, पखावज वादक हैं। तो ये जो है आपके जो पूछा जा रहा है कि इसके स्वर को ऊंचा करने के लिए क्या करेंगे, तो पखावज के स्वर को ऊंचा करने के लिए आटा कम कर देंगे। ठीक है, आटा उसमें कम करना चाहिए पखावज के स्वर को ऊंचा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर व्यवस्था में निम्नतम स्वर को क्या कहते हैं। देखिए व्यवस्थित स्वर को कैसे किया गया है, स्वर को बिल्कुल व्यवस्थित किया गया है। पहले जो होगा आपका मंद्र होगा, उसके बाद बीच में आपका मध्य होगा, उसके बाद फिर आपका राइट साइड जो जाएगा वो तार होगा। तो ये जो व्यवस्था जो हुई है, इस व्यवस्था में निम्नतम स्वर कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, ये पहले वाले में। तो पहले वाले को क्या कहा जाता है, ये आपका मंद्र स्वर होते हैं, इसमें मंद्र स्वर। ठीक है, सप्तक की भी बात कर ले तो यहाँ पे सप्तक की बात करेंगे तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। स्वर की बात करें तो मंद्र स्वर यहाँ होगा, मध्य स्वर यहाँ होगा और तार स्वर यहाँ होंगे। तो मंद्र स्वर होता है सबसे निम्नतम, ये मध्य और ये उच्चतम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, आपका हो गया मंद्र स्वर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, थाट किस कला के अंतर्गत आता है। देखिए थाट जो है, जैसा कि हम जानते हैं थाट कितने हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, 10 थाट माने गए हैं। थाट जो है आपके भातखंडे जी के अनुसार 10 ही चल रहा है और 10 ही अभी तक चल रहा है और मानते भी हैं 10 ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये किस कला के अंतर्गत आता है, तो कला की अगर बात कर ले तो ये कला आपका हो जाएगा संगीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, थाट जो है आपके संगीत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न, हम लोग देखते हैं कि संगीत में समय के मापन को क्या कहते हैं। अगर संगीत में समय की मापन की बात हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, तो समय की जो मापन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ताल। क्या बोलेंगे, संगीत में समय की मापन किससे करते हैं, ताल से करते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ताल। संगीत में समय के मापन को ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कजरी कब गाया जाता है। देखिए कजरी दोस्तों बात कर ले, कजरी तो उत्तर प्रदेश बिहार का ये क्या है, प्रमुख माना जाता है कजरी। जिसमें अगर कजरी की हम बात करें तो कजरी जो है आपके उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से शुरू हुई थी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, जो यहाँ की कजरी है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की, यहाँ की कजरी सबसे फेमस कजरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये कब गाया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो कजरी जो है आपके वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गान है। ठीक है, कजरी क्या है, कजरी गीत कैसा है, जो कि आपके वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का है, आवर्तन का संबंध किससे माना जाता है। तो आवर्तन की अगर हम बात करें तो आवर्तन का संबंध किससे माना जाता है, तो आवर्तन का संबंध जो है आपका ताल से माना जाता है। ठीक है, ताल से। चलिए अब आगे देख लेते हैं, 13वां नंबर प्रश्न है हमारा। 13वां नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है। देखिए हमारे यहाँ कौन सी विधाएं आती हैं हिंदुस्तानी में, यहाँ पे आपका होता है गायन होता है, वादन भी आता है इसमें, और यहाँ पे आपका नृत्य भी आता है। ठीक है, नृत्य। लेकिन पाश्चात्य संगीत का पूछा जा रहा है, ये तो हमारे हो गए हिंदुस्तानी संगीत के, गायन वादन और नृत्य। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत, ये पाश्चात्य संगीत की बात कर ले तो वहाँ पे केवल आपको क्या मिलेंगे, गायन और वादन। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है पश्चिमी देशों में, क्योंकि वहाँ नृत्य तो भैया पता ही नहीं है कि नृत्य क्या होता है, जानते भी हैं या नहीं, लेकिन अब तो जानते ही होंगे क्योंकि भाई इंडिया तो अपना है ही बताने के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इनमें से कौन है जिनको कि तानसेन सम्मान दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको बात करें, बता दूं तो तानसेन सम्मान जो है, तानसेन पुरस्कार आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि संगीत का वहाँ क्या बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि बड़ा पुरस्कार है मध्य प्रदेश का संगीत के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार है कौन सा, तानसेन पुरस्कार। तो यह किन को दिया गया है, तो ये जो हमारे बिहार के थे, कौन थे, राम चतुर मलिक साहब, इनको जो है दिया गया है, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात कर ले एक चीज़ और आपको बता दूं कि बिहार जो है, बिहार में संगीत के क्षेत्र में जो उच्च पुरस्कार है वो इनके ही नाम से है, राम चतुर मलिक के नाम से। ठीक है, राम चतुर मलिक के नाम से ही है पुरस्कार।
अगर बिहार सरकार अगर आपको देगी तो वो आपको क्या देगी, राम चतुर मल्लिक के नाम से देगी। और एक चीज़ उसमें जो मध्य प्रदेश के बारे में बताया ना, मध्य प्रदेश के बारे में, तो उसमें आपको बताएं हम तानसेन पुरस्कार। एक और इसमें पुरस्कार दिया जाता है आपका कालीदास, ठीक है, कालीदास पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राम चतुर मल्लिक का जन्म कब हुआ था। देखिए चमथा एक गांव है आपके दरभंगा जिला में पड़ता है, चमथा, वहीं हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1902 ईस्वी में। अगर डेट सहित पूछ दे तो याद रखना इनका जन्म जो हुआ था 5 अक्टूबर 1902 को चमथा, ये आपके दरभंगा जिला के चमथा ग्राम में हुआ था, ठीक है, चमथा ग्राम में 1902 में हुआ था, 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभय नारायण मल्लिक के गुरु कौन थे। देखिए अभय नारायण मल्लिक जो थे वो भी आपके, देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि राम चतुर मल्लिक का संबंध जो है ना वो दरभंगा घराने से ही है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न देखिए कि अभय नारायण मल्लिक के गुरु का क्या नाम है, यानी कि कौन है। तो इनके गुरु जो माने जाते हैं वो राम चतुर मल्लिक ही इनके गुरु माने जाते हैं। तो याद रहेगा ना कि अभय नारायण मल्लिक के गुरु कौन थे, तो राम चतुर मल्लिक। अगला प्रश्न है 17 नंबर है कि एंड पिन किस वाद्य से संबंधित है। एक पिन होता है ऐसे करके, इस तरह से बना हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंड पिन होता है, एक ऐसे पिन। तो ये एंड पिन जो है इसका संबंध किससे माना जाता है, तो एंड पिन का संबंध जो है आपके किससे माना जाता है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। एंड पिन का संबंध तो ये माना जाता है आपके वायलिन से, किससे, वायलिन से। और प्रमुख वायलिन वादक का नाम क्या है, एक जो है आपके बीजी जोग, ये आपके हो गए वायलिन वादक हैं, और एंड पिन का संबंध वायलिन से। अगला प्रश्न है 3-4-3-4 मात्रा वाला विभाग, ये मात्रा 4 विभाग वाला ताल कौन सा है, ताल बताना है। 3-4-3-4 किस ताल का विभाग है, सिंपली। तो ये जो ताल की विभाग की अगर हम बात कर ले तो देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जोड़ना है 4-3-7 3-10 और 4-14, यानी कि कोई भी होगा तो ये 14 मात्रा का ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में ढूंढना है 14 मात्रा का कौन सा है, तो ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे झुमरा भी है आपका और यहाँ पे दीपचंदी भी है, और दोनों में जो होते हैं क्या होते हैं, 3-4-3-4 इसके विभाग होते हैं, ठीक है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, झुमरा और दीपचंदी। चलिए अब आगे देख लेते हैं तबला किस वाद्य से बना है। तो तबला के आविष्कारक की बात हम सबसे पहले करें तो तबला जो है किसने बनाया है, कौन बनाए हैं, तो आविष्कार किसने किए हैं, तो तबला के आविष्कारक आपके अमीर खुसरो माने जाते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है, जो कि किनके दरबार, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किनके, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। उन्होंने ही तबला वाद्य का आविष्कार किया है, और यह जो है पखावज के 2 टुकड़े यानी कि काट कर उसके बाद इसका आविष्कार, उसके बाद इसको बनाया गया है तबला को। अब आगे देख लेते हैं अनुद्रुत चिन्ह कितने मात्राओं का होता है। देखिए अनुद्रुत की बात करें तो आप जानते हैं कि ताल के जो अंग हैं, ताल के कितने अंग, 6 अंग होते हैं, और जातियां इसकी कितनी होती है, 5 जातियां, ताल की 5 जातियां, 6 अंग। तो यही जो है आपका 6 अंग, इसी में से क्या है, इसी में आता है एक आपका हो जाता है एक अनुद्रुत, उसके बाद फिर आपका होता है द्रुत, उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद होता है आपका लघु, उसके बाद होता है आपका गुरु, उसके बाद आता है आपका प्लूत, तब होता है काकपद, ठीक है। तो अनुद्रुत जो है इसके लिए कितने मात्राओं का प्रयोग होता है, तो इसके लिए 1 मात्रा का प्रयोग होता है। ये सॉरी यहाँ पे अनुद्रुत है, अनुद्रुत मैं यहीं पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे यहीं पे आपको समझाता हूँ कि 1 मात्रा का प्रयोग होता है किसके लिए, अनुद्रुत के लिए। द्रुत की बात करें तो इसमें 2 मात्रा होते हैं, लघु की बात करें तो इसमें 4 मात्रा हो जाते हैं, गुरु की बात करें तो 8 मात्रा, प्लूत की बात करें तो 12 मात्रा, और काकपद की बात करें तो इसमें 16 मात्रा हो जाते हैं, ठीक है, इसमें 16 मात्रा हो जाते हैं। तो इसमें जो चिन्ह भी जो पूछा जाता है, चलिए अनुद्रुत के चिन्ह भी मैं बता दूं कि अनुद्रुत का चिन्ह
ऐसा होता है, ऐसा अनुद्रुत का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अनुद्रुत, द्रुत के लिए क्या लगाते हैं, द्रुत के लिए 0 बनाते हैं, ठीक है, द्रुत के लिए 0, लघु के लिए 1 लिखते हैं, गुरु के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, और प्लूत के लिए ऐसे होता है, और ये आपका प्लस की तरह होता है काकपद का। तो सारा चिन्ह भी मैंने बता दिया, बस सिंपली वे में आपको नोट कर लेना है इस चीज़ को, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे जैसे तैसे मैंने लिखा है, लेकिन बोला तो है सिस्टमेटिक वे से, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। मेरी आवाज़ों को सुनकर मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये सब करवाते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि नए नए लोग भी जुड़ते हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी सीखने का मौका जो है मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। ठुमरी के कितने प्रकार हैं? देखिए, बात कर ले अगर ठुमरी की, तो ठुमरी के प्रकार में अगर बात करें तो कितने प्रकार माने जाते हैं? ठुमरी के 2 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका बोल बनाव की ठुमरी, बोल बनाव की ठुमरी, बोल बनाव की ठुमरी, और एक हो जाएगा आपका बोल बाट की ठुमरी, ठीक है। एक हो जाएगा बोल बाट की ठुमरी। तो ये 2 प्रकार के ठुमरी होते हैं, ठीक है, 2। अगर बात करें कि ठुमरी कितने अंगों से गाई जाती है, तो 2 अंगों से वो भी गाई जाती है। एक कौन कौन सा हो जाता है? एक पूरब अंग, और एक आपका हो गया पंजाब अंग। पूरब अंग में कौन कौन से आते हैं? तो ये आपके लखनऊ और बनारस जो है वो पूरब अंग के हैं, और पंजाब अंग के कौन कौन से हैं? पंजाब अंग के पंजाब के आसपास के वही क्षेत्र जो हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों प्रश्न जो है बहुत बढ़िया सॉल्व होते चलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि संगीत में इंद्रधनुष से किसका अभिप्राय है? देखिए, इंद्रधनुष यानी रेनबो की बात हो रही है, तो रेनबो में क्या होता है? 7 कलर्स होते हैं। कितने? 7 कलर्स होते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी जो है संगीत पद्धति, अगर इसमें स्वरों की बात करें तो इसमें भी 7 स्वर होते हैं। तो ये दोनों मैचिंग जो है आपका किसके लिए लिया गया है? स्वर के लिए इंद्रधनुष का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसके लिए? स्वर के लिए। अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 23 नंबर का। सितार में कितने तरब के तार? यहाँ पे तरफ लिखा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा? तरब आपको याद रखना है, यहाँ पे तरफ लिखा गया है, ये तरब होगा, ठीक है। तो सितार में तरब के तार लगाए जाते हैं। कितने तरब के तार लगाए जाते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो वैसे जो प्रायः जो आंसर देता है दोस्तों, वो आपका क्या देता है? 11 देता है कि सितार में 11 तरब के तार लगाए जाते हैं। कितना? 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितार की अगर बात कर ले तो सितार में तारों की संख्या कितनी? 7 होती है। सितार में 7 तार होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको सातों तारों को किससे मिलाया जाता है, कौन सा स्वर कौन सा स्टील का होता है, कौन सा पीतल का होता है, तो सब कुछ मैंने सितार के बारे में तो डीपली बहुत बढ़िया से मैंने बता ही दिया है, तो ज़्यादा यहाँ पे चर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर, भारतीय लोक संगीति में किस अंग की मुख्यता होती है? देखिए, भारतीय लोक संगीति की अगर बात करें तो किसकी मुख्यता होगी? तो यहाँ पे अगर मुख्यता की हम बात कर ले तो मुख्यता जो होगी वो किसकी? साहित्य की मुख्यता होती है। किसकी? साहित्य की, याद रखना है, साहित्य की। अगला प्रश्न है 25 नंबर है कि किस शैली में विशेष रूप से राग रस का महत्व दिया जाता है? तो राग रस का जो महत्व दिया जाता है वो किस में, किस शैली में? तो आपके सूफी संगीत जो होते हैं, सूफी संगीत, उसमें राग रस पे महत्व दिया जाता है, ठीक है, सूफी संगीत, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांडवानी लोक संगीत किस राज्य का है? तो पांडवानी की अगर हम बात कर ले तो यह लोक संगीत जो राज्य से जुड़ता है उसका नाम है राजस्थान। पांडवानी जो है आपका राजस्थान का लोक संगीत माना जाता है, पांडवानी। अब आइए आगे है पोवाड़ा। तो ये आपका पोवाड़ा लोक संगीत किस राज्य का है? देखिए, पोवाड़ा कहने का मतलब है आप लोग कहीं फॉरेन कंट्री से इसका पाश्चात्य संगीत से संबंध मत जोड़ लीजिएगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा पोवाड़ा सुन के लगता है, लेकिन इसका जो संबंध है पोवाड़ा का वो किस राज्य से है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है, ठीक है, महाराष्ट्र से पोवाड़ा का संबंध है। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो कितने विकृत स्वरों की बात हम लोग करें तो स्वर इनके जो हैं विकृत वो कौन कौन से? 2 स्वर हैं। एक आपका हो जाता है
अंतर्गंधार और दूसरा हो जाता है काकली काकली निषाद। ठीक है, तो ये भरत के दो विकृत स्वर हैं, दो विकृत स्वर भरत ने माने हैं। ठीक है, और हम अपनी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अगर हम बात कर लें तो हमारे यहाँ कितने विकृत स्वर हैं? 5 विकृत हैं, जिसमें कि 4 कोमल होते हैं और एक जो होता है आपका तीव्र होता है। ठीक है, अब देखिए, अब 29 नंबर प्रश्न है कि आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराने के अगर संबंध की बात हो तो इसका जो घराना जोड़ा जाता है तो वो किस घराने से? तो ये हो जाएगा आपके ग्वालियर घराने से। ठीक है, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान को माना जाता है। हाजी सुजान, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान और ये आपके ग्वालियर घराने का संस्थापक नत्थन पीर बख्श को माना जाता है आगरा घराने का संस्थापक। तो ये दोनों में जो है आपके बहुत अच्छे संबंध है, किसमें? आगरा में और ग्वालियर में। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे आपसे कि आगरा घराने का रत्न किन्हें माना जाता है, तो ये आपके हैं कौन? फैयाज खां आगरा घराने के रत्न माने जाते हैं। इनको ही, फैयाज खां को ही जो है आपको क्या आफ्ताबे मौसीकी उपाधि दी गई। मौसीकी की उपाधि दी गई फैयाज खां को ही। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर। चलिए दोस्तों, एक चीज़ आप इससे यहाँ पे सवाल हम करेंगे, सवाल करना बनता भी है क्योंकि इस पे बहुत सर्च किए हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि उस्ताद फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जन्म जो है कब हुआ था, ये मुझे फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए, अब जो हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का 30 नंबर, वो क्या है? जो व्यक्ति स्वर और पद रचना करता है। देखिए, जो व्यक्ति जो है आपका क्या स्वर भी रचना कर सकता है, पद भी रचना कर सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वाग्यकर कहलाता है। उसे ही वाग्यकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्यकर। ठीक है, और एक होता है आपका गायक, भी पूछा जाता है कि गायक क्या होता है, तो वो होता है जो अपने गुरु से सीख कर उसमें अपने द्वारा कुछ क्या करता है, ऐड करता है, और वो कहलाता है गायक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे स्वर और पद की जो रचना करता है वो वाग्यकर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आपने इसमें कितना प्रश्न सही किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी को कभी कम नहीं होने देना है, बस आप लोग जो है पकाते रहिए, आँच जो है आप लगाते रहिए, क्योंकि बस समय आ गया है, वो जो पक कर जो हमें मिलेगा वो दोस्तों उसको स्वाद ही कुछ और होगा। तो बस मुझे इंतज़ार है कि आप लोग सभी लोग सफल होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।